हेलो और इस नई विस्तृत चर्चा में स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसमें सच में दिमाग के काम करने के तरीके पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। हाँ, और सच बताऊं तो ये टॉपिक मेरा पसंदीदा है। आज हम जेम्स क्लियर की बेहद मशहूर किताब एटॉमिक हैबिट्स के पीछे के विज्ञान की गहराई में उतरेंगे। बिल्कुल। और ये चर्चा दरअसल YouTube चैनल माइंड बुक्ड के एक बहुत ही विस्तार पूर्वक ट्रांसक्रिप्ट पर आधारित है। वहाँ इस किताब और इसके कॉन्सेप्ट्स को बारीकी से समझाया गया है। तो हमारा जो मिशन है इस चर्चा का वो ये समझना है कि कैसे छोटी और लगभग अदृश्य लगने वाली आदतें हमारे आने वाले कल और पहचान को पूरी तरह बदल सकती हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें सिर्फ विल पावर यानी इच्छा शक्ति पर निर्भर रहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सही कहा। विल पावर तो वैसे भी एक धोखा ही है। हाँ, चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। एक ऐसी स्थिति की कल्पना करते हैं जहां एक ठंडे कमरे के टेबल पर बर्फ का एक टुकड़ा रखा हुआ है। अच्छा, एक बर्फ का टुकड़ा। हाँ, कमरे का तापमान लगभग 25 डिग्री है। धीरे धीरे तापमान बढ़ना शुरू होता है, 26 डिग्री, फिर 27 डिग्री, पर बर्फ पर कोई असर नहीं होता। वो वैसी की वैसी रहती है, एकदम ठोस। तापमान बढ़कर 29, 30 और फिर 31 डिग्री तक पहुंच जाता है, पर बर्फ का वो टुकड़ा बिल्कुल वैसा ही रहता है। फिर अचानक जैसे ही तापमान 32 डिग्री पर आता है, बर्फ पिघलने लगती है। देखने में तो ऐसे लगता है कि ये अचानक हुआ बदलाव सिर्फ उस आखिरी 1 डिग्री का नतीजा है ना? पर असल में पिछले जितने भी तापमान बढ़े थे उन सब की मेहनत जमा हो रही थी, और उस जमा हुई मेहनत ने ही उस बर्फ को पिघलाया। ये स्थिति आदत बनाने के शुरुआती सफर को बहुत ही सटीक तरीके से दर्शाती है। अक्सर जब कोई नई आदत शुरू करता है, जैसे रोज सुबह पढ़ना या जिम जाना, तो शुरुआती हफ्तों में कोई बाहरी नतीजा नहीं दिखता। हाँ, शुरू में तो लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा है। बिल्कुल। इस दौरान दिमाग को लगता है कि सारी मेहनत बेकार जा रही है। जेम्स क्लियर इस स्थिति को प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल यानी छिपी हुई क्षमता का पत्थर कहते हैं। छिपी हुई क्षमता का पत्थर सुनने में काफी गहरा लगता है भी। यही वो दौर होता है जहां आमतौर पर लोग निराश होकर कोशिश करना छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि बदलाव नहीं हो रहा है, जबकि असल में बदलाव सिर्फ सतह के नीचे जमा हो रहा होता है। और जब अचानक नतीजे दिखने शुरू होते हैं तो आसपास के लोग उसे ओवरनाइट सक्सेस कह देते हैं, है ना? सही पकड़ा। पर उस कामयाबी के पीछे उस ठंडे कमरे वाली खामोश मेहनत होती है जो किसी को दिखती नहीं। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि एक बहुत बड़ा विरोधाभास या कॉन्ट्रडिक्शन सामने आता है। अगर लोगों को ये पता भी हो कि मेहनत जमा होती है, तो फिर भी हर साल बनाए गए नए रेजोल्यूशंस फेल क्यों हो जाते हैं? हाँ, लोग अक्सर नए साल पर बड़े बड़े लक्ष्य बनाते हैं और फरवरी आते आते सब भूल जाते हैं। वही तो, लोग अपने लक्ष्यों तक क्यों नहीं पहुंच पाते? इसे एक और तरीके से देखते हैं। मान लीजिए एक गंदा कमरा है। अगर उस कमरे को साफ करने का लक्ष्य बनाया जाए तो एक दिन की कड़ी मेहनत के बाद कमरा चमकने लगेगा, एकदम साफ हो जाएगा। पर अगर उस कमरे को गंदा करने वाली पुरानी आदतें, जैसे सामान वहीं छोड़ देना, वैसी रहीं, तो कुछ ही दिनों में कमरा वापस गंदा हो जाएगा। इसका मतलब लक्ष्य तय करना सिर्फ एक टेम्पररी बदलाव लाता है। असली समस्या वो प्रणाली यानी सिस्टम है। अगर हम इसको बड़े नजरिए से देखें तो लक्ष्यों की सीमाएं बहुत जल्दी समझ में आने लगती हैं। जेम्स क्लियर इस पर एक बहुत ही बढ़िया बात कहते हैं। वो कहते हैं कि हम अपने लक्ष्यों के धरातल तक नहीं उठते, बल्कि अपने सिस्टम्स के धरातल पर गिरते हैं। ये लाइन तो सच में बहुत पावरफुल है, अपने सिस्टम्स के धरातल पर गिरते हैं, है ना? ओलंपिक खेलों का उदाहरण इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है। एक रेस में दौड़ने वाले हर एथलीट का लक्ष्य गोल्ड मेडल जीतना होता है। अगर सिर्फ लक्ष्य बनाने से जीत मिलती तो सभी जीत जाते, पर सब तो नहीं जीत सकते। बिल्कुल नहीं। जीत उसकी होती है जिसका ट्रेनिंग का, आराम करने का और खुराक का सिस्टम सबसे बेहतर डिजाइन किया गया हो। लक्ष्य सिर्फ एक दिशा तय करता है, पर उस दिशा में आगे बढ़ने का इंजन तो सिस्टम ही होता है। ये पॉइंट इसलिए भी इतना असरदार है क्योंकि लेखक ने इस सिस्टम की ताकत को अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर में आजमाया था। जेम्स क्लियर की हाई स्कूल के दिनों की वो कहानी किसी को भी सोचने पर मजबूर कर सकती है। ओह हाँ, वो बेसबॉल वाली कहानी सच में काफी दर्दनाक थी। वो बेसबॉल खेलते वक्त एक बैट सीधे उनके चेहरे पर आकर लगा था। चोट इतनी भयानक थी कि उनके चेहरे की हड्डियां टूट गईं और वो कोमा में चले गए थे। और इस स्थिति से वापस आना बिल्कुल आसान नहीं था। उस हादसे के बाद उनका पूरा जीवन बदल गया था।
पर ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने अपनी जिंदगी किसी एक बड़े लक्ष्य को सोचकर दोबारा नहीं बनाई। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बहुत छोटे और लगभग अदृश्य सिस्टम्स बनाए, जैसे जल्दी सोने की आदत, रोज थोड़ी सी पढ़ाई करना और धीरे धीरे जिम जाना शुरू करना। छोटी छोटी रोजाना आदतें। हाँ बिल्कुल। इन छोटी आदतों ने मिलकर उनके अंदर एक नया आत्मविश्वास पैदा किया। ये छोटे सिस्टम्स आगे चलकर उस महान बदलाव का हिस्सा बने जो शायद किसी बड़े संकल्प से कभी हासिल नहीं होता। मतलब बड़े लक्ष्यों की जगह छोटे सिस्टम्स ने उन्हें वापस खड़ा किया। अगर सिस्टम्स ही असल ताकत है, तो किसी भी सिस्टम को लंबे समय तक बनाए रखने का क्या राज है? क्योंकि सिस्टम बनाना आसान है, पर उस पर टिके रहना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ चर्चा बाहरी नतीजों से निकलकर इंसान के अंदर, यानी उसकी पहचान या आइडेंटिटी की तरफ मुड़ती है। बदलाव को अगर स्थायी बनाना है, तो उसकी 3 परतों को समझना जरूरी होगा। 3 परतें? हाँ। वो कौन सी हैं? सबसे बाहरी परत है नतीजा या आउटकम, जैसे वजन घटाना। दूसरी परत है प्रक्रिया या प्रोसेस, जैसे रोज जिम जाने का सिस्टम। और तीसरी और सबसे गहरी परत है पहचान या आइडेंटिटी। सही बदलाव हमेशा अंदर से बाहर की तरफ काम करता है। अंदर से बाहर की तरफ? इसका कोई उदाहरण है? मान लीजिए 2 लोग सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब उन्हें सिगरेट ऑफर की जाती है तो पहला इंसान कहता है नहीं शुक्रिया, मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके। और दूसरा इंसान कहता है कि नहीं शुक्रिया, मैं धूम्रपान नहीं करता। दोनों की बातों के पीछे की साइकोलॉजी बिल्कुल अलग है। पहला इंसान अभी भी खुद को एक स्मोकर मानता है जो नई आदत अपना रहा है, जबकि दूसरे इंसान ने उस पुरानी पहचान को ही पूरी तरह छोड़ दिया है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? मैं बस ये सोच रही थी कि अगर कोई अभी तक पूरी तरह बदला नहीं है, पर बाहर से बोल रहा है कि मैं धूम्रपान नहीं करता, तो क्या ये खुद को धोखा देने जैसी बात नहीं हुई? ये एक बहुत ही आम सवाल है जो लोगों के दिमाग में आता है। हाँ, क्योंकि आजकल का कल्चर अक्सर कहता है फेक इट टिल यू मेक इट। क्या पहचान बदलना भी किसी नाटक जैसा नहीं लगता? दिमाग आखिर इस झूठ को क्यों मानेगा? देखो, इसको साइकोलॉजी की भाषा में सेल्फ सिग्नलिंग कहा जाता है। अच्छा। हाँ, और ये किसी भी तरह से झूठ बोलना या फेक करना नहीं है। दिमाग किसी खोखली बात पर विश्वास नहीं करता, उसे ठोस सबूत चाहिए होते हैं। सबूत? जैसे क्या? जैसे इंसान की हर छोटी आदत उस नई पहचान के लिए एक सबूत, एक वोट की तरह काम करती है। वाओ। अगर कोई रोज सिर्फ एक पेज पढ़ता है, तो वो उस दिन दिमाग को ये सबूत दे रहा है कि मैं एक पढ़ने वाला व्यक्ति हूँ। अच्छा, हर एक्शन एक वोट है। बिल्कुल। एक वोट से कोई चुनाव नहीं जीता जाता, पर जब लगातार हर दिन वोट्स जमा होते हैं, तो दिमाग के अंदर एक अटूट विश्वास पक्का हो जाता है। पहचान तभी बदलती है जब दिमाग को लगातार नए और सटीक सबूत मिलने लगते हैं कि अब व्यवहार बदल चुका है। यानी जब ये वोट्स मिलकर पहचान तय कर लें, तो दिमाग को नए नियम सिखाने और किसी आदत को असल जिंदगी में उतारने के लिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने होते हैं। मैंने पढ़ा था कि दिमाग एक खास हैबिट लूप पर काम करता है, जिसमें 4 हिस्से होते हैं। हाँ, हैबिट लूप। इसके 4 हिस्से होते हैं: इशारा यानी क्यू, तलब यानी क्रेविंग, प्रतिक्रिया यानी रिस्पॉन्स और इनाम यानी रिवॉर्ड। इन चारों हिस्सों को ध्यान में रखते हुए आदत बनाने के 4 नियम तय किए गए हैं। चलिए इस हैबिट लूप को थोड़ा खोलकर देखते हैं। पहला हिस्सा है इशारा, जिसे ऑब्वियस या स्पष्ट बनाना होता है। अगर दिमाग को इशारा ही ना मिले तो आदत शुरू ही नहीं होगी, है ना? इस नियम के मुताबिक पहले अपने आसपास के माहौल को स्पष्ट करना होता है। यहाँ हैबिट स्कोर कार्ड का विचार बहुत काम आता है। हैबिट स्कोर कार्ड क्या होता है? इसमें रोजाना की आम आदतों को बस लिखकर ध्यान में लाया जाता है। उसके बाद हैबिट स्टैकिंग का इस्तेमाल होता है। इसका विज्ञान ये है कि दिमाग में पहले से ही कुछ मजबूत रास्ते बने होते हैं, जैसे सुबह उठकर ब्रश करना या कॉफी डालना। तो नई आदत को इन पुरानी आदतों के साथ जोड़ देना चाहिए। जैसे अगर मैं तय करूं कि जब मैं सुबह कॉफी डालूंगी, उसके तुरंत बाद 1 मिनट ध्यान करूंगी। एकदम सही। यहाँ पुरानी आदत ने नई आदत के लिए एक नेचुरल इशारे का काम किया। दिमाग को अलग से याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन सिर्फ इशारा मिल जाना ही काफी नहीं है। इशारा दिमाग का ध्यान खींचता है, पर काम करने के लिए एक वजह, एक तलब की जरूरत होती है। यहाँ दूसरा नियम आता है जो हैबिट लूप के दूसरे हिस्से यानी क्रेविंग को टारगेट करता है। इसे अट्रैक्टिव या आकर्षक बनाना होता है।
यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आमतौर पर माना जाता है कि किसी काम को पूरा करने पर दिमाग डोपामीन नाम का रसायन रिलीज करता है, जिससे हमें खुशी मिलती है। लेकिन असल विज्ञान इससे थोड़ा अलग है। अलग कैसे? दिमाग को असल इनाम मिलने से पहले उस इनाम के इंतजार में सबसे बड़ा डोपामीन स्पाइक मिलता है। वेट, सच में? इंतजार में? हाँ, यही वो एंटिसिपेशन या इंतजार है जो किसी भी काम को करने की तलब पैदा करता है। इसीलिए किसी बोरिंग आदत को आकर्षक बनाने के लिए टेम्पटेशन बंडलिंग का तरीका अपनाया जाता है। टेम्पटेशन बंडलिंग, ये टर्म बड़ा दिलचस्प है। इसका मतलब है किसी जरूरी पर उबाऊ काम को अपने पसंदीदा काम के साथ जोड़ देना। जैसे कपड़े फोल्ड करना पसंद नहीं है तो उसे तभी करना जब कोई पसंदीदा टीवी शो देखना हो। ओह वाओ! तो दिमाग उस शो के इंतजार की वजह से उस बोरिंग काम को भी आकर्षक मान लेता है, क्योंकि डोपामिन पहले ही रिलीज हो चुका होता है। बिल्कुल, दिमाग सोचता है कि कपड़े फोल्ड करने का मतलब है टीवी शो का मजा। ये एंटिसिपेशन वाली बात सच में बहुत कुछ समझाती है। सोशल मीडिया पर लगातार डूम स्क्रॉलिंग करने के पीछे भी तो यही डोपामिन एंटिसिपेशन काम करता है ना, कि शायद अगली पोस्ट ज्यादा मजेदार हो। हाँ बिल्कुल, वही साइकोलॉजी है। और जब तलब पैदा हो गई तो बारी आती है तीसरे हिस्से की, यानी रिस्पॉन्स या प्रतिक्रिया। इसे इजी या आसान बनाना जरूरी है, क्योंकि इंसानी फितरत हमेशा कम से कम मेहनत वाला रास्ता चुनती है, जिसे लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट कहते हैं। यहाँ वो 2 मिनट का नियम जिक्र करना जरूरी है ना? हाँ, 2 मिनट रूल। किसी आदत को शुरू करने में 2 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। अगर पढ़ाई शुरू करनी है तो पूरी किताब नहीं, बस 1 पेज पढ़ने का लक्ष्य हो। सिर्फ 1 पेज? पर उससे तो कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा। देखो, इसके पीछे का तर्क ये है कि किसी भी आदत को बेहतर बनाने से पहले उसका स्थापित या एस्टैब्लिश होना जरूरी है। शुरुआती धक्का देना यानी एक्टिवेशन एनर्जी सबसे ज्यादा लगती है। हाँ, शुरुआत करना ही सबसे मुश्किल होता है। सही कहा। जब कोई व्यक्ति बस अपने रनिंग शूज पहन लेता है तो बाहर निकलकर दौड़ना आसान हो जाता है। 2 मिनट का नियम उस शुरुआती झिझक को पूरी तरह से खत्म कर देता है। अगर अच्छे कामों को आसान बनाना जरूरी है तो इसका उल्टा भी बराबर असरदार है, यानी बुरी आदतों की प्रक्रिया को मुश्किल बना देना। लेखक विक्टर हुगो की एक कहानी मुझे याद आ रही है जो इस कॉन्सेप्ट को बखूबी समझाती है। विक्टर ह्यूगो, उन्होंने क्या किया था? उन्हें एक किताब लिखनी थी, पर वो काम को टालकर दोस्तों के साथ वक्त बिता रहे थे। डेडलाइन पास आने पर उन्होंने अपने सारे कपड़े एक बक्से में लॉक करवा दिए और चाबी किसी और को दे दी। क्या बात कर रहे हो? सारे कपड़े? हाँ, घर से बाहर निकलना और वक्त बर्बाद करना उनके लिए असंभव हो गया। ऐसे में उनके पास सिर्फ घर बैठकर लिखने का विकल्प बचा। इस तरीके को इन्वर्जन या कमिटमेंट डिवाइस कहते हैं। आज के दौर में लोग अपने फोन में सोशल मीडिया ऐप्स को लॉक कर देते हैं ताकि उन्हें खोलना मुश्किल हो जाए। वाह, विक्टर ह्यूगो का ये तरीका माहौल को अपने हिसाब से ढालने का एक बेहतरीन उदाहरण है। अब हैबिट लूप के चौथे और आखिरी हिस्से पर आते हैं, जो है रिवॉर्ड या इनाम। इस नियम को सैटिस्फाइंग या संतोषजनक बनाएं कहा जाता है। अगर दिमाग को काम करने के बाद अच्छा महसूस नहीं हुआ तो वो उस आदत को रिपीट नहीं करेगा, है ना? बिल्कुल नहीं करेगा। यहाँ हैबिट ट्रैकिंग एक मजबूत हथियार की तरह काम करता है। मशहूर कॉमेडियन जेरी साइनफेल्ड का उदाहरण लेते हैं। वो अपने कमरे में एक बड़ा वॉल कैलेंडर रखते थे। अच्छा, वो एक चेन बनाने वाला सिस्टम? हाँ भाई, जिस दिन वो जोक लिखते, कैलेंडर पर बड़ा लाल एक्स लगा देते। धीरे धीरे वो एक चेन बन जाती। उनका एक ही नियम था कि उस चेन को टूटने नहीं देना है, और अगर किसी दिन आदत छूट जाए तो नेवर मिस ट्वाइस, यानी कभी लगातार 2 बार न छूटने का असूल लागू होता है। मैं बस ये सोच रही थी कि एक दिन छूटने के बाद दूसरे दिन वापस ट्रैक पर आना इतना जरूरी क्यों है? अगर एक दिन छूट गया तो लोग अक्सर सोचते हैं कि अब तो चेन टूट ही गई, आगे क्या फायदा? इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझना जरूरी है। देखो, एक दिन छूटना एक गलती है, पर लगातार 2 दिन आदत छूटना एक नई आदत की शुरुआत है। ओह अच्छा, 2 दिन लगातार मतलब नई आदत? हाँ, जैसे ही कोई व्यक्ति लगातार 2 बार अपने तय किए काम को नहीं करता, वो दिमाग को एक नया वोट भेज रहा होता है। वो वोट उसकी पुरानी पहचान की तरफ वापस ले जाने का सबूत बन जाता है। इसीलिए चेन को जल्दी से जल्दी दोबारा जोड़ना जरूरी है, ताकि दिमाग उस नई पहचान पर भरोसा बनाए रखे। तो इस हैबिट लूप के इन 4 नियमों को ध्यान में रखते हुए एक और बड़ा सवाल पैदा होता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि कामयाब लोगों के पास लोहे जैसी इच्छा शक्ति या विल पावर होती है, इसलिए वो फेल नहीं होते। लेकिन यहाँ एक किसान का उदाहरण याद आता है। किसान का उदाहरण? वो कैसे?
एक किसान पौधी को जोर से खींचकर बड़ा नहीं करता ना, उसकी मेहनत मिट्टी, पानी और धूप का सही माहौल तैयार करने में होती है। पौधा खुद ब खुद अपनी रफ्तार से बड़ा होता है। इंसान की आदतें भी तो ऐसी ही है ना। बिल्कुल, एकदम सही एनालॉजी दिया आपने। अगर माहौल गलत है तो विल पावर कितनी देर तक टिक सकती है? विल पावर का कॉन्सेप्ट एक बहुत बड़ा धोखा है। लंबे समय तक सिर्फ इच्छा शक्ति पर निर्भर रहना दिमाग को थका देता है। जो लोग हमें बेहद डिसिप्लिन्ड लगते हैं वो हर वक्त लालचों से लड़ नहीं रहे होते। तो वो क्या करते हैं? उन्होंने बस अपना एनवायरनमेंट इस तरह डिजाइन किया होता है कि उनके सामने लालच आते ही नहीं। अगर जंक फूड से बचना है तो डिसिप्लिन व्यक्ति उसे सामने देखकर खुद को रोकने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि वो उसे खरीदकर घर ही नहीं लाएगा। माहौल डिजाइन करना असल ताकत है, विल पावर नहीं। इस बात से मैं पूरी तरह हामी भरती हूँ, पर इससे एक बहुत ज़रूरी सवाल उठता है। अगर एनवायरनमेंट इतना शक्तिशाली है तो क्या हमारे डीएनए और जेनेटिक्स का कोई रोल नहीं है? हाँ, मतलब क्या कोई भी इंसान सही माहौल मिलने पर कुछ भी बन सकता है? विज्ञान इस बात को थोड़ा अलग नजरिए से देखता है। इसे गोल्डीलॉक्स रूल और जेनेटिक्स के माध्यम से समझाया गया है। हमारे जीन्स या डीएनए हमारी पूरी किस्मत तय नहीं करते, पर वो हमारे जीतने की संभावना वाले क्षेत्र यानी एरियाज ऑफ अपॉर्चुनिटी जरूर तय करते हैं। एरियाज ऑफ अपॉर्चुनिटीज जैसे फिजिकल ट्रेट्स की वजह से? हाँ, हर इंसान का बायोलॉजी अलग होता है। अगर एक खिलाड़ी जिसके पास फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स हैं, वो एक तेज दौड़ने वाला स्प्रिंटर बनने के लिए नेचुरली फिट है, पर अगर उसके पास स्लो ट्विच फाइबर्स हैं तो उसकी बॉडी मैराथन रनर बनने के लिए बेहतर है। और अगर ये दोनों एक दूसरे के खेल में आ जाएं तो क्या होगा? तो वो कितनी भी विल पावर लगा लें, वो टॉप लेवल पर नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि उनका बायोलॉजी उनका साथ नहीं देगा। इसके अलावा साइकोलॉजी के बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेड्स भी यहाँ आते हैं। जैसे कुछ लोग नेचुरली बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, जैसे हाई कॉन्शियंसिस कहते हैं, तो उनके लिए साइनफेल्ड वाला कैलेंडर नियम बहुत काम करेगा। और जो लोग इतने ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते उनका क्या? वहीं कुछ लोग ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, तो उन्हें अपने माहौल में थोड़ी आज़ादी रखनी होती है। कहने का मतलब ये है कि हमें अपनी आदत अपने डीएनए और पर्सनालिटी के मुताबिक डिजाइन करनी चाहिए, किसी और की नकल नहीं करनी चाहिए। इन सारी बातों को अगर जोड़ा जाए तो ये चर्चा एक बहुत साफ संदेश देती है। आदतें रातों रात जादू करने वाले हैक्स बिल्कुल नहीं हैं। ये वो छोटे छोटे कदम हैं, वो रोजाना डाले गए वोट्स हैं जो हमारे आने वाले कल की बुनियाद रखते हैं। लक्ष्य बनाना गलत नहीं है, पर उन तक पहुंचने का रास्ता हमारी पहचान, हमारे सिस्टम्स और हमारे माहौल से होकर गुजरता है। और इस पूरी चर्चा की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इंसान अपने माहौल का गुलाम नहीं है, बल्कि अपने दिमाग और आसपास की स्थितियों को समझकर वो अपना खुद का आर्किटेक्ट बन सकता है। छोटी आदतें उस आर्किटेक्चर की ईंट होती हैं जिससे आने वाला कल बनता है। चर्चा के इस अंत पर इन बातों पर गौर करते हुए सभी के लिए एक सोचने पर मजबूर करने वाला विचार छोड़ते हैं। अगर हमारी हर छोटी आदत, हर रोज का एक छोटा एक्शन हमारे आने वाले कल की पहचान के लिए एक वोट है, तो तसव्वुर कीजिए कि कोई बिल्कुल अनजान इंसान पिछले एक हफ्ते का स्केड्यूल देखे। अच्छा, एक हफ्ते का पूरा स्केड्यूल? हाँ, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक की पूरी लिस्ट। तो वो अनजान इंसान उस स्केड्यूल को देखकर क्या बताएगा कि कल कौन बनने वाले हैं हम? क्या उस रूटीन के हिसाब से जो इंसान बनने वाला है उस पर गर्व किया जा सकता है? यही वो गहरी सोच है जिस पर काम करने की जरूरत है। ये बहुत ही गहरा और जरूरी सवाल है खुद से पूछने के लिए। बिल्कुल। इसी विचार के साथ इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है कि इस नए नजरिए से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अपना माहौल खुद डिजाइन करें और आने वाले कल के लिए छोटे छोटे वोट्स जमा करते रहें। शुभकामनाएं।